हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर जो हमारा 14 है। हमारा जो चैप्टर 14 है उसका नाम क्या है? हमारा जल। तो जल तो आप सभी लोग जानते हैं, जल किसको कहते हैं? पानी। जो पानी हमारी क्या होती है? एक दैनिक ज़रूरत है और हमारी जो बॉडी है वो भी कितने 70% जल से मिलकर बनी होती है। तो अब हम यहाँ पर जल के बारे में जानेंगे कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है और ये हमारे लिए हमारे प्रतिदिन कैसे काम में आता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे, मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हमें जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं? जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम नहाते हैं, नहाने के बाद में हम खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, हम यहाँ तक कि ब्रश करते हैं, उसके बाद में हम हमारी जो सब्जियाँ उनको धोते हैं। हमें सभी के लिए क्या होता है? हमें जल की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर जल की कितनी मात्रा का हम उपयोग कर रहे हैं, क्या हम इसका यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हम एक दिन में कितना उपयोग कर रहे हैं? पानी के उपयोग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है? स्नान करता हुआ या कपड़े धोता हुआ या पानी को क्या कर रही है? कुएं से यहाँ पर पानी ले जाती हुई महिला दिखाई दे रही है। हम कितने जल का उपयोग करते हैं? प्रतिदिन के उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। कुछ क्रियाकलाप की सूची दी गई है, इसी प्रकार की सारणी अपने नोटबुक में भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्य द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। किसी परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पीने के लिए। तो हम पीने के लिए कितना जल का उपयोग हम कर सकते हैं? तो हम पीने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम मान लेते हैं पीने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम पीने के लिए 4 लीटर, एक व्यक्ति के लिए हम कितना 4 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। ब्रश के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्रश के लिए हम 1 मग मान सकते हैं। नहाने के लिए 1 बाल्टी ले सकते हैं हम। बर्तन साफ करने के लिए 1 बाल्टी। कपड़े धोने के लिए हम 2 बाल्टी ले सकते हैं। और शौचालय में हम कितना यूज़ कर सकते हैं? हम उसको भी ले सकते हैं। हम शौचालय में भी मान लीजिए कि 2 बाल्टी का यूज़ कर रहे हैं। फर्श साफ करने के लिए हमें 2 बाल्टी की आवश्यकता है और अन्य कार्य के लिए भी हम यहाँ पर जल का उपयोग करते हैं। परिवार में एक दिन में हम कितना जल, तो हम अगर एक व्यक्ति के लिए हम मान के चले तो एक दिन में हमें कितने जल की आवश्यकता होती है? तो 25 से 30 लीटर तक की हमें जल की आवश्यकता होती है एक दिन में एक व्यक्ति के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। इस प्रकार जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। क्या आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान करना, पता लगाइए कि आपके गाँव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। अब हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हमारे शहर या गांव में कितने जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करा है, हमने एक प्रति व्यक्ति की हमने देख लिया है कि एक व्यक्ति को कितने जल की आवश्यकता होती है। तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति या एक परिवार या फिर एक शहर या एक गाँव में कितने जल की आवश्यकता होगी। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलाप की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकता इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, अन्य बहुत सारी खाने की वस्तुओं को प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग कपड़ा बनाने में करते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें गाँव के लिए जल की आवश्यकता होती है? जो हम देखते हैं कि इनको उगाने के लिए क्या हमें जल की आवश्यकता नहीं होती है? क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरना बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी हम करते हैं। जल का उपयोग हम क्या करते हैं? सिंचाई के लिए करते हैं, बुआई के लिए। हम यहाँ पर जल का उपयोग कई कारणों के लिए कर सकते हैं और हम प्रतिदिन करते ही चले आ रहे हैं। हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है? अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आपसे
कुछ कहेंगे हम नदियों, झरनों और तालाबों, कुछ कुएं, कुछ हैंडपंप से हम जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यहाँ कह सकते हैं कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों में जल कहाँ से आता है? टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से ही हमें प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। जो हमें यहाँ पर जो जल मिलता है टोटी के द्वारा हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हमें नदियों से, झीलों से या फिर कुओं से हमें कहाँ तक आता है? टोटियों तक आता है वो, और हमें घर तक प्राप्त होता है। हमें से प्रत्येक अपने घरों में जल प्राप्त करने में विभिन्न विभिन्न ढंग होते हैं कि हम जिनसे जल प्राप्त करते हैं। अंततः हम सबके जल के एक ही स्रोत होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं समान जल के स्रोत होते हैं, जैसे तालाब हो सकता है, झील हो सकते हैं, नदी हो सकता है, कुआं हो सकता है, हैंडपंप, ट्यूबवेल वगैरह सारे के हमारे जल के स्रोत हैं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है, अब हम इसके बारे में भी यहाँ पर जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? इस जल का अधिकांश भाग समुद्र और महासागरों में है। समुद्र और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है, इसलिए पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.जी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई एक कविता जो थी राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर की ये पंक्तियाँ सुनी होगी। ये क्या पंक्तियाँ थी? पर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविक की करुण गाथा का उल्लेख किया गया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है कि आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता? क्योंकि हम देखते हैं हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो हमें जल मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है हमें, तो हमें यहाँ पर समुद्र और महासागरों से हमें जल प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं समुद्र का जो जल वो कैसा होता है? खारा होता है। लेकिन हमारे पास जो जल आता है वो क्या होता है? वो खारा नहीं होता। तो हमारा जो जल है वो खारा क्यों नहीं होता, हम इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। इसे समझने के लिए हमें क्या जल चक्र के विषय में जानना होगा। अब हम देखेंगे जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है, यह जल विलुप्त होता है प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थान से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ जाता है, हम इसका पता लगाते हैं। अब हम देखते हैं अलगनी पर सूखे कपड़े, इनसे भी क्या होता है? जल सूख जाता है या जल इनमें से विलुप्त हो जाता है। अब हमने यहाँ पर देखा था अध्याय 5 के क्रियाकलाप 6 याद हो तो हमने यहाँ पर देखा था जिससे हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था। हमने क्या पता लगाया था कि जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। जब हमने जल को गर्म किया था उसमें नमक की मात्रा थी, तो नमक क्या हो गया था? नमक रह गया था हमारा, और जो जल था वो क्या हो गया था? वाष्पित हो गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु के एक भाग बन जाती है जिसे प्रिया देखा नहीं जा सकता। हमने यहाँ भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यहाँ भी देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों और अन्य जमीनों के जो क्षेत्र से भी जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। जो हमने अध्याय 5 में इसका उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल को गहरे गड्ढों में छूट जाता है। वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह उष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है, आइए हम इसका पता लगाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 2 एक ऐसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में धूप में तथा दूसरी प्लेट को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन प्लेट को दोनों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल का ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जल धीरे इधर उधर ना छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल विलुप्त हो जाता है? पहले
जल के वाष्पन के लिए इस प्रकार ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी जल का निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते। हमने यहाँ पर देखा कि जो धूप हमें जो सूर्य की जो किरणें मिलती है, जो हमारी धूप होती है, वो क्या करती हैं, उनसे हमारा पानी क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ दिखाई दे रहा है, सूर्य के प्रकाश, धूप और छाया में जल का वाष्पन हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमने यहाँ देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इससे अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल इस क्षति को बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाशन में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जल वाष्प के वायु के अंतरित होने का कोई अन्य प्रक्रम भी है? हमने क्या देखा है कि जल जो वाष्पन कैसे, पहले तो हम उसको अगर छाया और धूप दोनों में करते तो जो हमारा सूर्य की जो धूप है उससे जल्दी वाष्पन होता है, और उसके मुकाबले में जो हमारा छाया है उसमें कम होता है। लेकिन जो अगर हम जल को गर्म करते हैं तो उससे अधिक तीव्र गति से क्या होता है, जल का वाष्पन हो सकता है। अब हम अन्य और प्रक्रम देखेंगे जिनसे जल वाष्पन हो सकता है। पौधों द्वारा जल की क्षति। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपने जो हमारा जो अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 याद है, जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए विलुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे। बादल कैसे बनते हैं? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। जल से आधा भरा गिलास लीजिए, गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए, जल में कुछ बर्फ डालिए, 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। गिलास की बाहरी सतह जल की बूंदों कहाँ आती है? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। संघनन के इस प्रक्रम को हम अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बर्फ व जल से भरे गिलास की बाहरी पृष्ठ का प्रकरण, जल की बूंदें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने का संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन सी है? संघनन प्रक्रम। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदों में, जैसे जिन्हें हम क्या कहते हैं? जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ये छोटी जो जल कणिकाएं वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बादल कहलाते हैं। हमें यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यहाँ जो हमें ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते और वर्षा, ओले तथा अन्य हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है, पुनः महासागरों की ओर। अब हम देखेंगे कि पुनः महासागरों की ओर कैसे आता है। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्रिया, समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे है। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल क्या होता है? अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है।
पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यहाँ जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वहाँ भी नदियों और झरनों में रूप में बहता है। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास वर्षा होती है तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो वर्षा का पानी वो कहाँ पर किसी नदी नालों या झरनों में चला जाता है और वो नदियाँ क्या लंबी दूरी तय करके कि कहाँ मिल जाती है, समुद्र, सागर या महासागरों में जाकर के मिल जाती है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त होता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। जैसे कि हम देखते हैं बारिश होती है, लेकिन जो हमारी बारिश होती है वो क्या करते हैं, जब होती है तो कुछ जल तो हमारा नदी में चला जाता है, कुछ तालाब को भर देता है और वो कहाँ जाता है, फिर नदी का जल सागर, महासागर या समुद्र में। लेकिन कुछ जल क्या होता है जो भूमि क्या करती है, सोख लेती है। तो वही जल कहाँ पर चला जाता है, जैसे कि जो हमारे कुएँ होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, हमारे हैंडपम्प, उनसे फिर हमें प्राप्त होता है और उस जल को हम क्या कहते हैं, भौम जल। इसी प्रकार का कुछ झीलों के जल का स्रोत भी होता है, भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भी कौन सा जल होता है, भौम जल ही कहलाता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। पहले है चिंता को आपसे बांटना की आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। जैसे कि जहाँ पर वनस्पति बहुत कम होती है वहाँ पर क्या होता है, जल ठहरता नहीं है, वहाँ पर से क्या होता है, बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि पर भी जल का रिसाव बहुत कम होता है जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी भा ले जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। ये हमें दिखाई दे रहा है जल चक्र, जिसके द्वारा हमें क्या होता है, कुछ जल जल वाष्प में बदल जाता है और कुछ सागरों और महासागरों में पहुंच जाता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार के चक्रण को हम क्या कहते हैं, जल चक्रण कहलाता है। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्रण एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी है जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करने के लिए होती है। बहुत सी फसलों को बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवरों, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होगी। अगर जल का स्तर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होता है, बाढ़ आ सकती है और उससे क्या होता है, मानव जीवन को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उससे हमारे पालतू पशु और जानवर भी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी बाढ़ग्रस्त का क्षेत्र का हमें यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर बाढ़ आ गई तो बाढ़ में देखो ये पशु बह रहे हैं, यहाँ पर ये पेड़ों वगैरह, ये घर वगैरह, इन सबको सारे क्या हो रही, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रिया बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलरस्य जीव थल भाग में धंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो, अब हमने देखा अगर अधिक वर्षा होती है तो क्या होता है
कि बाढ़ आ जाती है और मानव को बहुत क्षति पहुंचाती। अब हम यहाँ देखते हैं कि कम वर्षा होगी तो क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष तक वर्षा न हो तो क्या होगा। वाष्पन एवं वाष्पोर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है और उस क्षेत्र में तालाब, कुएं, जल में का भी स्तर गिर गया है। उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं और भौम जल की भी कमी हो जाती, इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में विभिन्न खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में पशु और वनस्पति का क्या होता होगा। अपने माता पिता तो पड़ोसियों से इनके लिए चर्चा कर सकते हैं या समाचार पत्रों में भी हम इसके बारे में पढ़कर इनकी हमें जानकारी लगा सकते हैं। जो हमारी मैगजीन्स रहती है हम उसमें भी पढ़ सकते हैं। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटित रहती है। अगर हम जल का अधिक उपयोग कर लेते हैं तो क्या हो सकता है, हमें जल का स्तर घटता रहता है और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक सुधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योग में भी जल की अधिक मात्रा का उपयोग किया जा रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यहाँ आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे हमें क्या होता है, हमारा जल व्यर्थ ना हो। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जल एकत्र करने के लिए लंबी कतार के जल को हम कैसे एकत्र करते हैं। जल जो हमारा वर्षा के कारण जल का संग्रहण। अब हम जल को कैसे संग्रहण करके रख सकते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को क्या कहा जाता है, वर्षा का जल संग्रहण। जैसे कि हम जल को एक जगह पर इकट्ठा करके रख करके स्टोर करके रखने को क्या कहा जाता है, जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र किया जाए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट सड़कें और मकान होते हैं या नालियों में बहा जाता है। क्या ऐसा नहीं है, इस वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुँच जाता है जो हमारे लिए बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की या 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जलों को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निश्चित करना आवश्यक है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचाने दिया जाए। कि जो हमारी नाली हम उसको डायरेक्ट कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, तो जो हमारी नालियों को हम कहाँ तक कर सकते हैं कि डायरेक्ट जल कहाँ पर पहुंच जाए, मिट्टी तक। जो हमारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमारा जो जल है ये कहाँ तक जा रहा है, एक ज़मीन में एक गड्ढा है, उस गड्ढे तक ये पहुँच रहा है। तो हम ऐसे जल को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। बादल हमने देखा था कि जो हमारा जल बाष्पन होता है उससे क्या होते हैं, छोटे छोटे जल कण बनते हैं और वही जल के जो कण मिलकर क्या बन जाते हैं, बादल। हमने देखा था संघनन क्या होता है, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम, जल वाष्प और जल चक्र। हम इन सारे शब्दों का हमने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है हमारे चैप्टर में।
अब हम यहाँ पर इसका सारांश देखेंगे। जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोर्जन से जल वाष्प मिलती रहती है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न हो तो सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। हमें जल का उपयोग बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए और हमें इसका ऐसे प्रयोग करना चाहिए कि जिससे हमारा जो जल है ना तो उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़े हो, ना ही उसकी मात्रा में कोई कमी आए। जल को वाष्प में परिवर्तित करने का प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं हम यहाँ पर? वाष्पीकरण कहलाते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर कहलाता है संघनन कहलाता है। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना क्या कहलाता है? सूखा कहलाता है। अत्यधिक वर्षा से आती है, क्या आती है? बाढ़ आती है। अब हमें यहाँ पर नीचे प्रत्येक कथन दिए गए हैं वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है। ठंडे जल से भरे गिलास की भारी सतह पर जल की बूंदों को दिखना क्या कहलाता है? ये संघनन कहलाता है। गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना वाष्पीकरण कहलाता है। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना ये क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। गीले कपड़ों से पोंछने के बाद स्वयं पट कुछ समय बाद सूख जाता है, ये क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। गर्म छड़ के ऊपर छड़ जब जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ये भी वाष्पीकरण कहलाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वायु में जल वाष्पन केवल मानसून के समय में ही उपस्थित रहती है, ये क्या है? हमारा रोंग है यहाँ पर, यानी गलत है। जल महासागरों द्वारा नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता, तो ये क्या है हमारा? ये भी गलत है। जल के जल वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, सही है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है, तो ये भी क्या हमारा? गलत है। वायु के ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है, तो ये कैसा हमारा? ये भी हमारा सही है। अब हमें ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले जो हमारा यहाँ पर दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की गड्ढे बूंदें देखने को मिलेगी। चश्मों के लेंस पर साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं? बादल कैसे बनते हैं? सूखा कैसे पड़ता है? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।